तो आज का दिन बहुत ख़ास है आपका। आज महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा गांधी की नहीं, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो आज जो है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। और यहाँ पे जो मैं डिस्कशन करूँगा वो ये करूँगा कि महात्मा गांधी जो एक व्यक्तित्व के तौर पे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी बल्कि देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ देश के अंदर जो सामाजिक समस्याएं थीं उनको भी उन्होंने सर्वोपरि रखा। सामाजिक समस्याओं को भी उन्होंने वही वरीयता दी जो वरीयता देश की आज़ादी को लेकर के दी। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, यूपीएससी ने भी एक प्रश्न पूछा था कि यदि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी नहीं होते, शायद ये पद, ये व्यक्ति नहीं होता, तो देश की आज़ादी का स्वरूप क्या होता। अब हम अज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हिंसात्मक तरीके से ही होती, लेकिन हमें अब कई सारे एक प्रश्न चिन्ह यूपीएससी ने लगाया। और यूपीएससी क्या, हाँ बिल्कुल सोचा जा सकता है कि ये पर्सनालिटी जो है, ये व्यक्तित्व जो है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक संस्थागत तौर पे काम करता है, एक विचारधारा है गांधीवाद। और बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी से आने वाले समय में प्रेरणा भी ली, चाहे वो नेल्सन मंडेला रहे हों, चाहे वर्तमान में म्यांमार में आंग सान सू की रही हों, इंडिया में चले हुए जितने भी मूवमेंट रहे हों। हमारे देश की आज़ादी किसी क्रांति का रिजल्ट नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि अभी क्रांति हुई और तुरंत हम आज़ाद हो गए। एक आंदोलन का परिणाम है, एक लंबा आंदोलन का परिणाम है। 1857 की क्रांति से यदि हम देखें तब भी हमको 90 साल तो लग ही गए। 90 साल की एक व्यापक मुहिम है हमारे देश की आज़ादी, यानी कि हमने क्रमिक सुधारों के साथ अपने देश की आज़ादी ली। तो एक तो प्रश्न ये निकलता है कि महात्मा गांधी वर्तमान में कितने प्रासंगिक हैं। क्या आज वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचार, क्योंकि गांधी एक शब्द बोलते थे कि गांधी तो समाप्त हो सकता है लेकिन गांधीवाद समाप्त नहीं हो सकता है। ये कब बोला था गांधी ने? कराची अधिवेशन में, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को लेकर के एक देश में आक्रोश हुआ कि इस फांसी को महात्मा गांधी रोक सकते थे। और मुझे भी ये व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि महात्मा गांधी चाहते तो ये फांसी रुक जाती। भाई यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तीव्र चरण में था तो क्यों गांधी इरविन समझौते को आपने मान लिया, है ना। लेकिन एक मामला ये भी होता है कि गांधी अपनी विचारधारा, अपने मूल्य रहित राजनीति को लेकर के वो प्रश्रय देते हैं। और साथ ही देश का जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के बाद महात्मा गांधी के पास जगजीवन राम जाते हैं। जगजीवन राम जानते हैं कौन थे? देश के पहले श्रम मंत्री थे। और जगजीवन राम जब महात्मा गांधी के पास जाते हैं तो महात्मा गांधी के पास जाकर के बोलते हैं कि बापू बस अब आपका देश का संविधान बन रहा है, देश की नीति बन रही है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ, मैं तुम्हें ये बताने का प्रयास करूँगा कि जब भी ये नीति निर्माण करो या जब भी तुम्हारा अहम तुम पे हावी हो, जब भी तुम्हें संदेह हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को यदि हम समझें तो यदि आज गांधी को थोड़ा भी हमारे देश के जो नेता, दुनिया भर के जो पावर अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं, यदि थोड़ा भी समझें तो निश्चित तौर पे देश की समस्याओं का समाधान बहुत कम समय में हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ये कोरोना काल था, कोविड का टाइम पीरियड था, यदि देश के सभी नेता, देश के सभी कारपोरेट जगत के लोग ये सोच के बैठ जाते कि हम कम से कम आने वाले जो 1-2 साल हैं, जो आपदा और विपदा का साल है, इसमें ईमानदारी से काम करेंगे, इसमें हम पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, तो शायद देश को जो एक कोरोना की दूसरी लहर का बहुत बड़ा संकट है, यदि सब लोग लग जाते कि भाई अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करना है, तो कितना बड़ी बात थी, बहुत बड़ा बात नहीं था, है ना। बहुत तेज़ी से काम होता है, जिस द्रुत गति से काम चल रहा है। तो महात्मा गांधी ने हर समय पर बहुत सारी नसीहतें दी देश को, जो आज भी हमारे सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी ने जगजीवन राम से बोला कि मैं तुम्हें एक जंतर देता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि जब भी तुम्हें कभी ये संदेह हो, जब तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा अहम, तुम्हारा मैं तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है, तब तुम एक कसौटी को आजमाना। अभी तक तुमने अपने जीवन में जो सबसे गरीब आदमी देखा हो, सबसे कमज़ोर आदमी को तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करना और ये सोचना कि जो तुम काम कर रहे हो
जो भी तुम कदम उठा रहे हो, जो भी तुम एक्शन ले रहे हो, ये एक्शन से उसका कितना भला हो जाएगा, वो कितना अपना कल्याण कर लेगा। और सच बता रहे हैं, यदि ये विचार सबको ही समझ ले, सबको ये समझ में आ जाए कि हमारे किए हुए कार्य से, जो पावर में बैठे हुए, जो अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं, कि हमारे किए हुए कार्यों से आज भ्रष्टाचार क्या है, लोगों की लालसाएं ही नहीं भर रही हैं, लोगों के मन की जो तृप्ति है वो पूरी ही नहीं हो रही है। और तृप्ति पूरी भी कहाँ से हो, ये विषय ही ऐसा है। तो कहीं ना कहीं पे समझने का हमें प्रयास करना पड़ेगा कि महात्मा गांधी आज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पूरे विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से इन्होंने समाज का और विश्व का कल्याण करने का प्रयास किया। और आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम में यदि देखा जाए तो सबसे फेवरेट टॉपिक भी यही है। सबसे ज़्यादा बार यदि क्वेश्चन किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसी भी क्रांतिकारी के बारे में पूछा गया होगा तो वो महात्मा गांधी थे। और बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को क्रांतिकारी की श्रेणी में नहीं खड़े करते, जबकि मेरा मानना यह है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े क्रांतिकारी थे उस समय के, समकालीन, है ना। जो व्यक्ति, एक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन है, अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते थे कि आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, ये भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो इस बात का विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उन लोगों को कि हार्ड मांस का कोई ऐसा व्यक्ति आया भी था इस दुनिया में जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से उखाड़ फेंका, जिस ब्रिटिश हुकूमत का कभी सूरत नहीं डूबता था। ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति उस टाइम पीरियड पे जो दक्षिण अफ्रीका पे संघर्ष करके आया और भारत को आज़ादी का जो स्वप्न देख रहा है जो व्यक्ति, गांधी चाहते तो अच्छी खासी बैरिस्ट्री चल रही थी, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, अच्छे खासे मुकदमे मिल रहे थे, क्यों इन सब झंझटों में पड़ते। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो महान लोग कहीं ना कहीं पे उनके अंदर जो परिपीड़ा का भाव होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। महात्मा गांधी इसी की बात कहते हैं। वो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा गोल है, एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपकी नैतिक प्रगति कितनी हुई, आपके अंतःकरण की प्रगति कितनी हुई, आपके चरित्र का निर्माण कितना हुआ। यदि चरित्र रहित शिक्षा हमने अपने समाज को दे दिया तो ये समाज क्या करेगा, समाज तबाह कर देगा सभी को पूरी तरीके से। और सही बात है, जो आज ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि लखनऊ, गोरखपुर में कभी हत्याकांड चल रहा है, मनीष गुप्ता को खत्म कर दिया गया। तो कौन है, ये सिस्टम की समाप्ति है। महात्मा गांधी कहते थे कि आप चाहे जितना अच्छा संविधान बना लीजिए, जब तक इसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, सिस्टम में लोग अच्छे नहीं होंगे, वो आम जनता को नहीं समझेंगे। और सही देखा जाए तो आज वर्तमान में ये समस्याएं बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही हैं। कोई भी कानून को अपने हाथ में ले लेता है, जो भी सत्ता पे बैठा हुआ उसे लगता है। मैं सच बता रहा हूँ कि देश में जो नागरिक है ना, जब आप सिस्टम के चक्कर में पड़ते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वहाँ के प्रशासनिक प्रमुख बोल रहे थे उस वीडियो में कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ते हो, कोर्ट कचहरी तो बहुत लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, आप एक एक साल 2-2 साल के लिए फंस जाओगे। और ये सत्य भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे देश में न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास धीरे धीरे लोगों का कम हो रहा है। उसी की असफलता का परिणाम है कि आज जो है सब निश्रृंखल, जितने भी सब उच्छृंखल, उनको लगता है सब हो जाएगा, सब पैसा चलता है, ये होता है, डिले होती है, प्रक्रियाएं बहुत दूर होती हैं। और सही बात है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि जिसको पावर दे रहे हो, जिसको अथॉरिटी दे रहे हो, या जो सामान्य नागरिक भी है इस देश का, उसका चरित्र का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब तक उसका चरित्र ऊंचा नहीं होगा, उसका आत्मबल प्रमुख नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। तो एक आदर्श नागरिक बनाने की बात करते हैं, वो स्वावलंबी समाज बनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है, भारत को इस शहरों की चमक धमक में मत ढूंढिए, कुछ नहीं होगा। मशीनीकरण के खिलाफ नहीं थे, उन्हें भी ये पता था कि स्टील का निर्माण, इस्पात का निर्माण घरों में नहीं हो जाएगा, घरों की भट्टियों में नहीं हो जाएगा, इसके लिए बड़े बड़े प्लांट हमें लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन वो कहते थे कि जो कार्य मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है, व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, उसका मशीनीकरण मत करिए। नहीं, आने वाले समाज में ऐसा होगा कि रोजगार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कुटीर उद्योगों को यदि आपने समाप्त कर दिया, हस्तशिल्प उद्योगों को समाप्त कर दिया, तो लोगों का स्वावलंबन समाप्त हो जाएगा। यदि हर कार्य मशीन करने लग जाएगी तो आपके गांव पूरी तरीके से निर्भर हो जाएंगे, गांवों से पलायन की गति बहुत तेज हो जाएगी और शहरों में आप इस आबादी को संभाल नहीं पाओगे। ऐसे मुखर विचारों को लेकर के समाज का, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास को लेकर के महात्मा गांधी ने हमेशा काम किया। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं बहुत बुरी हालत है,
चाहे आप मध्य एशिया को देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान को देखिए, चाहे पाकिस्तान की बात देखिए, अपने आस पड़ोस को देखिए, पूरा विश्व युद्धरत है, एक तनाव की स्थिति है, ट्रेड वार चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन में प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है ना। आतंकवाद अपने सिरे से अस्त्रीकरण हो रहा है, बहुत तेजी से अस्त्र शस्त्र को सब इकट्ठा कर रहे हैं। अभी कल ही में पढ़ रहा था कि जो है सुपरसोनिक मिसाइल कोई बनाई है इसने, क्या नाम है, उत्तर कोरिया ने। भारत भी लगातार परीक्षण कर रहा है, विश्व के अन्य देश भी परीक्षण करते जा रहे हैं विभिन्न स्तर पे। एक स्पेस वार सा छिड़ गया है, एक साइबर युद्ध छिड़ गया है। तो आज के टाइम पे युद्ध एक बहुत बड़ा आने वाला एक बिगुल है। देखने को यही मिल रहा है कि कोई भी किसी के पास, अब सबके पास पावर है, सब वेपन्स लिए बैठे हैं, तो सबके पास गर्मी है। किसी को ये नहीं लग रहा कि नहीं हम क्यों लड़े। चाहे इजराइल फिलिस्तीन का मामला देख लीजिए, चाहे अजरबैजान और आर्मेनिया से देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे तो कई देश झड़प चुके हैं आपस में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो युद्ध की स्थिति है, आतंकवाद की स्थिति है, मानवाधिकारों की स्थिति है, ह्यूमन राइट्स की स्थिति है, सतत विकास को लेकर के एक बहुत बड़ा विषय है कि हम डेवलपमेंट ऐसा करें जो हमेशा बना रहे, ऐसा ना रहे कि आज ही विकास कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, जलवायु परिवर्तन का इशू है, सामाजिक राजनीतिक अशांति का विषय बना हुआ है। समाज में बिल्कुल पूरी तरीके से अशांत है समाज, राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार का विषय है। ऐसे कितने मामले हैं, कितनी समकालीन चुनौतियां हैं जिनका जो रिजल्ट है, जिनकी समस्याओं का समाधान है, वो महात्मा गांधी के विचारों से निकल सकता है। इसलिए महात्मा गांधी हमारे समाज के लिए कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है। क्यों? महात्मा गांधी ने सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा बल प्रदान किया वो किया व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। उनका कहना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहिए, नागरिक की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है और राजनीति मूल्य परख होनी चाहिए। तो सबसे पहला उनका जो विचार था वो था राजनीतिक स्वतंत्रता हमें बाद में चाहिए। महात्मा गांधी चाहते थे देश की आज़ादी चाहे बाद में मिल जाए, लेकिन जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे राइट्स हैं, वो हमें पहले मिलना चाहिए। जब तक ये राइट नहीं मिलेंगे, मान लीजिए आपने राजनीतिक स्वतंत्रता पा भी ली और ये राइट, ये मूल्य आपके समाज में विकसित नहीं हुए, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो नया समाज बनेगा, जिसको आप स्वतंत्र समाज कह रहे हैं, वो समाज भी आपकी स्वतंत्रता को खा जाएगा, वो भी आपके अधिकारों को खा जाएगा। इसलिए आज़ादी के पहले उन्होंने समानता पे बात किया, महिलाओं के उत्थान पे बात किया। महिला भी राजनीति, देश की आज़ादी में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान था। उसके पीछे भी कारण महात्मा गांधी ही थे। यदि महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद देश में राजनीतिक स्वतंत्रता इतने बड़े स्तर की मिल पाती। तो कई सारे प्रश्न हैं। तो जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, स्वतंत्रता संघर्ष के साथ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को चुना, अहिंसात्मक तरीकों का प्रयोग किया, लेकिन साथ ही सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए सर्वोदय की विचारधारा रखी। सर्वोदय, सबका उदय, सबका उत्थान, समाज की अंतिम कड़ी में खड़े व्यक्ति का भी उत्थान हो, तो सर्वोदय की विचारधारा उनकी बहुत व्यापक थी और उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे टूल्स दिए। जब आप महात्मा गांधी को पढ़ोगे, मैं एथिक्स के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, 10 से 12 लेक्चर है मेरे वहाँ पर एक विषय है जहाँ पर मैंने महात्मा गांधी के बारे में बताया कि यदि महात्मा गांधी संविधान सभा में होते तो वास्तव में संविधान का स्वरूप भी बदल देते, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि आत्मबल के दम पर वो राज्य के अस्तित्व को निकारता है। महात्मा गांधी राज्य नहीं चाहते थे, राज्य जैसी संस्था को वो खत्म करना चाहते थे। पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया इस चीज़ को, कि महात्मा गांधी राज्य के अस्तित्व को मानते थे या नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं मानते थे। वो कहते थे कि राज्य कानून के दम पर समाज का, सत्ता का, जो समाज का पूंजीवादी वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, उनका प्रोटेक्शन करता है कानून के माध्यम से और समाज के निम्न लोगों को दबाने का प्रयास करता है। तो कानून और राज्य दोनों शोषणकारी संस्थाएं हैं। चूंकि शोषणकारी संस्था है तो इसका नहीं होना जरूरी है। और जब समाज में आत्मबल आ जाएगा, लोगों का नैतिक बल का उत्थान हो जाएगा, तो समाज में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी राज्य जैसी संस्था की। तो महात्मा गांधी यदि नहीं होते तो देश की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होता, इस पे कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमारे देश की आज़ादी का जो आज स्वरूप है, यदि हम चीन को देखें तो चीन की जो क्रांति हुई, या रसिया में जो क्रांति हुई, या अमेरिका में जो क्रांति हुई, यहाँ पे देश की आज़ादी को लेकर कोई आंदोलन नहीं चलाए गए, त्वरित एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का परिणाम निकल के आया कि शासन सत्ता में उथल पथल मच गई। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ कि क्रमिक सुधार। महात्मा गांधी ने संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाई।
पहले संघर्ष, महात्मा गांधी कहते थे कि आंदोलनों को बहुत लंबा नहीं चलाना चाहिए। क्यों? उसमें एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा एक समय के साथ कम होती जाती है। यदि आंदोलन को बहुत लंबा चलाओगे तो असफल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहले संघर्ष किया, फिर विराम किया, फिर संघर्ष किया, फिर विराम किया। तो एक क्रमिक आधार लेकर के चलते थे और बीच बीच में रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रश्रय देते थे। जनता को दिशा दिखाते रहते थे कि हमें कैसे देश को उत्थान को लेकर के उसके लिए रचनात्मक कार्य करने। ठीक है, तो स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के जो अहिंसात्मक तरीके थे, अहिंसात्मक उद्देश्य थे, जनता को सत्य और अहिंसा के साथ अपने लक्ष्य के लिए उन्होंने प्रशिक्षित किया। सबसे पहले उनको पता था कि असहयोग आंदोलन भर से बात नहीं बनेगी। असहयोग आंदोलन में जनता को तो हिंसा का पाठ, यदि आप सोचिए एक हिंसक गतिविधि से इतना बड़ा चरम आंदोलन उन्होंने पीछे हटा लिया, उसके पीछे एक कारण यह भी था कि महात्मा गांधी देश को प्रशिक्षित करना चाहते थे। यदि चौरा चौरी को यदि वो एक बार स्वीकार कर लेते, है ना, चौरा चौरी का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है, 1922 में घटना घटी थी, 2021 चल रहा है। तो चौरा चौरी के बाद यदि महात्मा गांधी स्वीकार कर लेते कि चलो आंदोलन को आगे चलते रहने दो, हो सकता था कि हम उस समय आज़ाद भी हो जाते। लेकिन देश की आज़ादी हिंसा का परिणाम होता। उस एक घटना से बहुत सारे लोग प्रेरित होते, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि बुराई हमारे ऊपर जल्दी हावी होती है और देश में विभिन्न जगह में हिंसक गतिविधियां होनी चालू हो जाती, और ऐसे में जो हमारी आज़ादी का स्वरूप होता वो भी हिंसात्मक होता। आज भी बात बात पे हम हिंसा कर रहे होते, आज भी बात बात पे अपने संविधान के खिलाफ जाते। तो आज जो किसान बैठे हुए हैं पिछले एक साल से, उसमें महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि महात्मा गांधी ने ये टूल दे करके गए हमें। यदि हिंसात्मक टूल देके जाते तो क्या होता, सब हिंसा ही करते छोटी छोटी बातों पर। तो कहीं ना कहीं पे रोष निकालने का एक तरीका, अपनी बातों को मनवाने का तरीका महात्मा गांधी एक देश की आज भी दे के गए। आज भी उसी माध्यम से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। विश्व के अन्य देशों में क्या हो रहा है, सब बंदूक उठाए घूम रहे हैं। देखिए, चाहे ISIS की बात हो, चाहे तालिबान की बात हो, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए सैन्य तख्ता पलट हो रहे हैं। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गांधी ने जिन्ना को मानते हैं लोग, क्योंकि जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई वाला व्यक्ति था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई करो, मारो पीटो काटो, तो कर रही वहाँ की आर्मी वही काम कर रही, वही चीज़ चल रहा है वहाँ पे। तो सोचिए, एक बहुत बड़ा टूल्स दे के गए। आज़ादी के बाद भी गांधी ने कितना बड़ा टूल्स दिया हमें कि आज भी हमारा देश उस टूल्स को लेकर के चल रहा है, वो है सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा के लिए उन्होंने देश और समाज को प्रशिक्षित किया, और प्रशिक्षित करने के बाद उन्होंने इन तरीकों का सफल प्रयोग किया। तो यदि महात्मा गांधी हमारे देश की स्वतंत्रता संघर्ष में नहीं होते तो हो सकता था कि जो अहिंसात्मक स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं, देश के संविधान में भी इस स्वरूप को सर्वोपरि रखा गया, तो शायद इसका जगह हिंसा होती, जो कि आज भी सरकार और लोकतंत्र के लिए घातक होती। हमारी डेमोक्रेसी फिर कहाँ रहती? जब हिंसा की बात है तो हिंसा में डेमोक्रेसी थोड़ा ना होते। सब लोग नक्सली आंदोलन में सम्मिलित होते, सब लोग नागा विप्लववाद के आंदोलन में सम्मिलित होते, सब कश्मीर के उग्रवादी आंदोलन में सम्मिलित होते। कहीं ना कहीं पे महात्मा गांधी ने ये टूल्स दे करके हमारे देश के लोकतंत्र को स्थापित करने का सबसे बड़ा प्रयास किया। ठीक, पहला काम तो ये, जो राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक स्वतंत्रता का स्वरूप था, वो क्या था? आपका लोकतांत्रिक था। दूसरी चीज, महात्मा गांधी देश की आज़ादी से पहले नागरिक अधिकारों और मूल्यों को सर्वोपरि मानते थे। वो कहते थे कि आज़ादी से पहले कम से कम हमें अपने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों को प्राप्त कर लेना चाहिए। जब तक हम नागरिक अधिकारों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए सब व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप चाहे जो भी, और इसके लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रहे, समझौता करने के लिए भी तैयार नहीं रहे। तो ऐसे में यदि महात्मा गांधी इन चीज़ों को लेकर के मुखर नहीं रहते और महात्मा गांधी नहीं होते, तो शायद हमें आज़ादी तो मिल जाती, लेकिन शायद हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते। जो फंडामेंटल राइट आज हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, शायद इनका अभाव देखने को मिलता संविधान में। तो महात्मा गांधी के द्वारा ही संविधान में प्राप्त हमें जो हमारे अधिकार हैं, उसमें भी सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी का ही माना जाएगा। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी, ऐसे थोड़ा ना है कि एक राष्ट्रीय पर्व दे दिया गया पूरा का पूरा। देश की आज़ादी, देश के संविधान लागू होने के साथ साथ सिर्फ एक व्यक्ति का जन्म दिवस राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाया जाता है। देश की करेंसी में महात्मा गांधी है, देश की आत्मा में महात्मा गांधी। और मुझे लगता है वर्ष भर में सबसे ज़्यादा यदि किसी व्यक्ति को याद किया जाता होगा, हर जगह निकल के आता होगा, वो गांधी है। और इसीलिए गांधी बोलते थे कि मैं गांधी तो मर जाएगा, लेकिन गांधीवाद को तुम नहीं मार पाओगे। इसके बाद महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के दौरान भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक
भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग जितना था, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग जितना था, जो समाज के दलित वर्ग थे, जो अस्पृश्यता वर्ग थे, जो महिलाएं थी, महिलाओं के अधिकारों को, इनको सबको महत्वपूर्ण योगदान दिया, इनको सर्वोपरि रखा, इनके लिए लड़ाइयां लड़ी, इनके लिए विभिन्न आंदोलन चलाए। उन्होंने राजनीति से अपने आप को पृथक करके देश में जातिवादी और सांप्रदायिक शक्तियों को हमेशा समाप्त करने की बात कही। और इस कारण से आज जो हमारा संविधान है, जो हमारी राजनीति है, उस राजनीति में महात्मा गांधी के द्वारा जो ये मूल्य स्थापित किए गए, सामाजिक समानता की बात हुई। आज आपको लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से आरक्षण व्यवस्था का जन्म, बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय संविधान सभा में थे और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या महात्मा गांधी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया? क्या वो संविधान सभा में होते तो क्या समानता की बात नहीं करते? पूना पैक्ट में उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को स्थापित किया और वही पूना पैक्ट जो है संविधान सभा में जाके रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देता है। तो जितना प्रयास महात्मा गांधी का है, जितना प्रयास ज्योतिबा फुले का है, जितना प्रयास भीमराव अंबेडकर का है, उतना ही प्रयास महात्मा गांधी ने भी समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए, समाज में समरसता, समाज में समानता, क्योंकि उनको ये लगता था कि यदि समाज में इस तरीके की एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता की भावना रहेगी तो निश्चित तौर पे हमारा देश आगे बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये नकारात्मकता ही हमें गृहयुद्ध में लाके खड़ा कर देगी और ये गृहयुद्ध हमें समाप्त कर देगा। ठीक है, तो इसलिए महात्मा गांधी जो है हमारे देश के समानता मूल्यों को भी स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा, गांधी ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष किया, राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया आगे बढ़ाई, इस संघर्ष में उन्होंने पूरे देश को ला करके एकजुट कर दिया। उनके पीछे पूरा देश खड़ा था, पूरी जनता का संघर्ष बदल गया। यदि गांधी नहीं होते तो हो सकता था कि देश में जो क्रांतिकारी थे वो किसी छुटपुट जगह में लड़ाई लड़ते रहते। तो देश को एकजुट करना, महिलाओं को भी लाकर के अग्रणी भूमिका बनी। तो महिलाएं तो चार दीवारी के अंदर रहती थी, महिलाओं को भी आंदोलन में लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। शराब की दुकानों में चाहे वो धरना प्रदर्शन को लेकर के रहा हो, तो देश के स्वतंत्रता संघर्ष में पूरे देश को एकजुट ला करके खड़ा करने का काम भी इसी व्यक्ति ने किया। यानी कि ये एक जन संघर्ष नहीं बनता हमारे देश की आज़ादी, ये एक छुटपुट संघर्षों में ही लड़ी जा रही आज़ादी होती। ठीक है, तो एक जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्र को, राष्ट्र की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, इन सभी को एक साथ लाके खड़ा कर दिया देश की आज़ादी में। अन्यथा यदि गांधी नहीं होते तो ये प्रक्रिया अधूरी रहती, इसको बनाने में भी बहुत लंबा समय लग जाता, हमारे संविधान में एक लंबी प्रक्रिया हो जाती। तो इसलिए महात्मा गांधी इसके लिए भी सबसे बड़े योगदान थे। महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए विदेशी शासन पद्धति से सहयोग लेने के पक्षधर नहीं थे। महात्मा गांधी और सुभाष में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी था, सुभाष चाहते थे कि हमें कोई भी देश जो इस समय सत्ता में है, शासन में है, पावर में है, उससे हम सहयोग लेकर देश को आज़ाद करा दें। महात्मा गांधी कहते थे नहीं, यदि हमने ऐसा किया तो एक ऋण हमारे ऊपर चढ़ेगा, और वो ऋण ही नहीं चढ़ेगा, बल्कि यदि वो पावर में है तो ब्रिटिश हुकूमत समाप्त होकर के उसकी हुकूमत चालू हो सकती है। और सही बात थी, उस समय जर्मनी भी प्रसारवादी साम्राज्यवादी शक्ति के तौर पे था, इटली भी साम्राज्यवादी शक्ति के तौर पे थे। यदि आप हिटलर का शासन भारत में होता तो क्या बुरी हालत होती, जिसने 2.5 लाख 3 लाख यहूदियों को ऐसे ही मरवा दिया, जो बिल्कुल नृशंस था। तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि देश के लोग, देश के नागरिक इस युद्ध को लड़ें, इस स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लड़ाई लड़े, ना कि कोई दूसरी सत्ता आकर के हमारे देश में लड़ाई लड़े। इसलिए महात्मा गांधी यदि नहीं होते तो हो सकता था कि हमारे देश में जो शासन सत्ता का स्वरूप है, जो लोकतांत्रिक स्वरूप है, ये खत्म हो जाता और इसकी जगह पे यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन पद्धति आ सकती थी, यहाँ पर माओ शासन पद्धति आ सकती थी। तो हो सकता था कि यहाँ पे संघर्ष, वर्ग संघर्ष की भावना का जन्म होता और समाज में अराजकता फैल जाती। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी भी पद्धतियाँ सब वर्ग संघर्ष की बात करती हैं, महात्मा गांधी वर्ग समन्वय की बात करते हैं। ठीक है, तो देश के अंदर वर्ग के अधिकार की शासन पद्धति महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में लागू नहीं होती। महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक देश की स्वतंत्रता में अपने अधिकारों से वंचित रह जाते। चूंकि सभी की आज़ादी थी, ये एकजुट आज़ादी थी, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, यहाँ सभी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसलिए सभी के अधिकारों को संविधान में प्रश्रय दिया गया। संविधान सभा में हर एक वर्ग का व्यक्ति बैठा, हर एक जाति का वर्ग बैठा, हर एक धर्म का व्यक्ति बैठ करके उसने संविधान सभा के संविधान बनने के बाद सिग्नेचर किए, साइन किए।
तो ये हम सब ने इस संविधान को जो बनाया, या जो राजनीतिक शासन प्रणाली हमने एक्सेप्ट की, या राजनीति में अहिंसा को सबसे बड़ा टूल बना लिया, जो सामाजिक राजनीतिक स्वीकृति हमें प्राप्त हुई, तो इन सब में महात्मा गांधी की अनुपस्थिति यदि होती तो संभव नहीं था कि ये सारी चीज़ें आ जाती। तो एक मूल्य विहीन स्वतंत्रता प्राप्त होती हमें, एक मूल्य विहीन राजनीति प्राप्त होती, एक अराजक समाज मिलता। महात्मा गांधी हमेशा अपने मूल्यों से सर्वोपरि रहे और इसके बाद उन्होंने देश की अंतिम समय तक वो वर्ग समानता पर ही काम कर रहे थे। जब देश का संविधान बन रहा था, जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय वो नोआखाली के दंगे सुलझाने में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति ऐसा था जिस व्यक्ति ने हमेशा राष्ट्र को अपने से ऊपर रखा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, बहुत सारे लोग ये गोडसेवादी जो विचारधारा को मानते हैं, उनको मानना है कि गोडसे बहुत अच्छा था। आप मुझे ये बताओ, देश के विभाजन में सिग्नेचर किस व्यक्ति ने किए? महात्मा गांधी ने किए। देश के विभाजन में सिग्नेचर तो सरदार पटेल ने किए ना, उस समय गृह मंत्री थे वो, है ना। या राजगोपाला फार्मूला था, उन्होंने भी देश को दे दिया, आधा देश बांट के दे दिया। लेकिन लोग कहते हैं, आपको शायद पता हो कि क्या पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या था गोडसे और गांधी को लेकर के। गोडसे ने क्यों गांधी को मार दिया? क्योंकि उस दौरान टैक्स कलेक्शन जो यहाँ पे हो रहा था, उस टैक्स कलेक्शन में एक हिस्सा पाकिस्तान का भी था। उस पैसे को लेकर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन में चालू कर दिया। महात्मा गांधी कहते थे, यार देवे के छुट्टी करो, इसको हमेशा नासूर मत बनाओ। और जब आपने इतना बड़ा देश दे दिया, इतने संसाधन दे दिए, तो क्या दिक्कत थी करोड़ों रुपए इतने इस देश के लिए? 1-1.5 करोड़ रुपए दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई बहुत बड़ी बात थी? कोई बहुत बड़ी आफत आ जाती? देश नहीं बांटने के पक्षधर थे, वो तो कहते थे कि मेरी लाश से देश बटेगा। तो उस व्यक्ति को, मतलब जो देश को दूरदर्शी व्यक्ति है, जो देश और समाज को अपनी नजरिए से देख सकता है, उस व्यक्ति को आपने समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए बदनाम कर दिया कि महात्मा गांधी ने ही जम्मू कश्मीर का बंटवारा करा दिया, महात्मा गांधी ने ये कर दिया। महात्मा गांधी को लोग समझते ही कितने लोग हैं? महात्मा गांधी को लोगों ने समझा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं पे महात्मा गांधी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, वो भविष्य की चीज़ों को समझते थे। उन्हें पता था कि हम किस रास्ते से चलेंगे तो समाज को किस तरीके का बना के रख देंगे, और उस डायरेक्शन में हमेशा सतत उन्होंने काम किया। और तब जाकर के आज इस देश में, क्या विश्व के हर देश में, महात्मा गांधी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है एक रहस्य है, जिसकी गुत्थियां अभी भी सुलझाई जा रही हैं, सभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जहर घोलने वाले लोग थे, उन्होंने तो इनके खिलाफ जहर घोल दिया। लेकिन जो महात्मा गांधी का स्वरूप है, महात्मा गांधी की जो बातें हैं, उन बातों से देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान अभी भी निकल रहा है। विश्व में हर जगह पे मार्टिन लूथर किंग, इसी तरीके से उन्होंने भी पूरी लड़ाई लड़ी, चाहे वो नेल्सन मंडेला रहे हों, आंग सान सू की रही हों, या फिर अभी विश्व में अफगानिस्तान का भी इशू आपको क्या लगता है कैसे सॉल्व होगा? तालिबान के रवैये से सॉल्व होगा, गांधीवादी रवैये से सॉल्व। ये एक अंतिम उपाय है। महात्मा गांधी ने देश में हमारे एक अंतिम उपाय का प्रयोग किया, जो अंत में करना ही है। हम इतिहास में इतने सारे युद्ध पढ़ते हैं, इतनी सारे आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, लेकिन हर युद्ध का परिणाम एक संधि तो निकलता है। अंत में जाके एक शांति वार्ता ही तो करते हैं। यह देश इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका, अंत में तो समझौते ही होते हैं ना। महात्मा गांधी शुरुआत से ही उस मुद्दे को लेकर चले, शुरू से ही संघर्ष नहीं करना, अस्त्र नहीं उठाना, हिंसा नहीं करनी, इनको मारना है मार लो। तो महात्मा गांधी को बहुत सारे लोग सोचते हैं कमज़ोर व्यक्ति था, ये कहता था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो कॉन्सेप्ट बना, ऐसे थोड़ा ना बना। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है। महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो हर एक बात पे असहयोग करने के लिए तैयार हो जा रहा है। यदि कोई गलत काम हो रहा होगा उसका विरोध करने को तैयार हो जा रहा है, यदि कोई गलत काम होगा उसका सविनय अवज्ञा करने को तैयार हो जा रहा है, और समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को, अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हो रहा है। तो एक प्रगतिशील व्यक्ति, एक परिवर्तनवादी व्यक्ति, समाज को एक नई दिशा देने वाले व्यक्ति के तौर पर महात्मा गांधी हमेशा थे और आने वाली पीढ़ियों तक रहेंगे। और हो सकता है अल्बर्ट आइंस्टीन की ये बात सत्य साबित हो। सही बात है, क्योंकि आने वाले समय का समाज कैसा होगा आपको पता है? आने वाला समाज बहुत आइसोलेटेड समाज बनने जा रहा है। आने वाली सोसाइटी आइसोलेटेड। आज देखिए क्या हो गया है हमारी सोसाइटी में, जब से ये कंप्यूटरीकृत युग आया है, मोबाइल का युग आया है, इसने हमारे समाज को आइसोलेट कर दिया है। लोग जो है अपने आप में ही खो गए हैं, अपनी आप की समस्याओं से अब लोग चिंता, एंजाइटी। तो आने वाला समाज हिंसक होगा।
हर चीज का समाधान उनको हिंसा से ही निकालने का मिलेगा। तभी आप देख रहे हैं इतनी सारी घरेलू हिंसाएं बढ़ रही हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, छोटी छोटी चीज के लिए लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी क्या कहते थे? प्रकृति के पास सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त संसाधन है, लेकिन सबकी लालसाओं को भरने के लिए, सबकी इच्छाओं को भरने के लिए इसके पास नहीं है। खुद सोचिए, नेता मंत्री जो बनता होगा उसके पास एक तो अथाह पावर मिल जाती है, संविधान की पावर मिल गई, इतनी सारी उन्मुक्तियां मिल गई, इसके बावजूद इतनी सैलरी मिलती, इतनी पैसा मिलती है, लेकिन उसको क्या ज़रूरत होती है? क्योंकि उसको आने वाली पीढ़ी दिख रही है, उसे लग रहा है मेरे पीढ़ी के लोग निकम्मे निकलेंगे, उसे अपनी पीढ़ी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। आने वाली उसकी जो संतान है, उसकी भावी पीढ़ी है, आज जो भी पैसा कोई भी इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, उद्योगपति हो, क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें लगता है सब निकम्मे निकलेंगे तो आने वाली 4 पीढ़ी के लिए बना के रख लें। तभी तो इकट्ठा करने की, एकजुट करने की, कल पे भरोसा नहीं होने की, है ना? क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, और जिनके कर्म ऐसे होते हैं फिर पीढ़ियां ऐसी ही निकलती हैं उनकी आने वाले समय में। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व रहे हैं जिन व्यक्तित्व को हो सकता है आने वाला भविष्य नकार दे कि ऐसा व्यक्ति पैदा भी हुआ था। क्यों? क्योंकि आने वाला भविष्य कैसा होगा? मशीनीकृत होगा, और मशीनीकृत युग कभी नहीं इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगा कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने शांति के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, असहयोग के माध्यम से इतनी बड़ी सत्ता शक्ति को कभी उखाड़ फेंका होगा जो गन और गन पॉइंट। क्योंकि आपको आप देखिए वर्तमान में क्या चल रहा है, अमेरिका में आज भी गन को लेकर के इतना ज़्यादा क्रेज़ है, वहाँ पे एक प्रोस्पेक्टिव क्रिएट हो गया है, एक वहाँ पे मूल्य बन गया है कि हमें अपनी रक्षा के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन रखना है। इंडिया में भी एक कल्चर बढ़ता जा रहा है और आए दिन इसको लेकर के हिंसक झड़पें भी हो रही हैं, और ऐसे में कोई डंडे के दम पे देश आज़ाद करा दे, कौन स्वीकार करेगा? तो हो सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन सही, वो भी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी की अनुपस्थिति शायद देश के लिए अकल्पनीय है। हो सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति इस तरीके से देश को चलाएगा। और महात्मा गांधी के ही विचारों से जुड़े हुए आपके एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये लाल बहादुर शास्त्री। आपको शायद पता हो कि जब 1965 में युद्ध छिड़ा और युद्ध के दौरान देश के अंदर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री का परिवार, एक प्रधानमंत्री का परिवार, पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अपने घर में एक टाइम का खाना खाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि देश के लोगों से उन्हें पहले आग्रह करना था, प्रार्थना करना था, तो प्रयोग अपने बच्चों से किया। कोई नहीं होगा हमारी राजनीति में आज के टाइम पे, सब तो अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी को, अपने परिवार को सब प्रश्रय रखने वाले लोग हैं। लेकिन जब देश के नागरिकों से ये कहना था कि इस समय देश संकट में है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश के अंदर की समस्याओं को समाप्त करना है, तो वैसे में शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने परिवार को आगे लाके खड़ा किया। तो स्वावलंबन, मूल्यों के साथ राजनीति को चलाने में, एक साधारण जीवन जीने में, आज के नेता क्या है? सबको आलीशान बंगला चाहिए, कोठी चाहिए। आपको शायद पता हो ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो किराए के घर पे रहे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद त्रिमूर्ति भवन में इनको नहीं रहने दिया गया जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। किराए में रह ले, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत पड़ती है? अपना घर हो नहीं है, अपने पास नहीं आलीशान। तो ये क्या है ना, ये निष्ठावान, और समाज संस्कृति इन लोगों को भूल चुकी है और इनको इतना रिप्रेजेंट भी नहीं किया जा रहा। ऐसे थोड़ा सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा कि प्रधानमंत्री आवास को और आलीशान कर दो, इसको और बेहतर बना दो। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो वर्तमान में हमारे देश को पीछे ले जाने वाली ताकतें हैं, पीछे ले जाने वाली सत्ताएं हैं, यदि हम अपने प्राचीन इन लीडर्स को रिप्रेजेंट करें, इनको जनता के सामने रखें, इनको पाठ्यक्रम का विषय वस्तु रखें, अपने देश के छात्रों में शिक्षा पद्धति में इनको प्रयोग पहले पढ़ाएं, इनके वास्तविक स्वरूप को पढ़ाएं, तो निश्चित तौर पे हमारे देश की शिक्षा मूल्य सहित बन सकती है और देश में आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर पे राष्ट्र को सर्वोपरि रखेगी और अपने आप को पीछे रखेगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम सब के लिए हमारा राष्ट्र हमारा पहला घर है, हमारी पहली ज़रूरत है, और हमें अपने समाज में इन सब लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए हमारे समाज में जितनी भी विषमताएं हैं, उन सभी विषमताओं को भरने में हमारे राष्ट्र के जो नायक हैं, जिन्होंने इस देश को तैयार किया, जिन्होंने इसके बुनियादी ढांचे को तैयार किया, जिन्होंने इसकी फाउंडेशन को बनाया, इनको और इनके विचारों को सतत प्रवाहमान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं कराएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और ये व्यक्ति था, हरित क्रांति के प्रणेता यही थे, इन्हीं के टाइम पे हरित क्रांति आई,
इन्हीं के टाइम पीरियड पे देश ने 1965 का युद्ध जीता इतनी विषम परिस्थितियों में। लाहौर तक सेना घुस गई और उदारता इतनी कि इन्होंने पाकिस्तान को सारा क्षेत्र वापस कर दिया। आत्मग्लानि इतनी कि इनको लग रहा था अब अपने देश के नागरिकों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये थी वास्तविक। रेल मंत्री थे, रेल मंत्री एक रेल दुर्घटना के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया। आज के टाइम पे तो घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं, देश के अंदर दंगे पे दंगे हो रहे हैं, सब तमाशगीर बन के देख रहे हैं, चाहे जितने मंत्री नेता हों। तो पहले राजनीति की शुचिता इन लोगों ने स्थापित किया और ये पैरामीटर्स निश्चित तौर पे राजनीति में हमेशा होने चाहिए कि जैसे ही कोई घटना होती है दो इस्तीफा, क्यों बैठे हो उस पद पे, जिम्मेदारी लो। लेकिन आज के टाइम पे समय क्या हो गया है, जिम्मेदारी ट्रांसफ़र करने का, सब दूसरों के ऊपर डाल दो, हमारा कुछ नहीं है ना। तो ये जो है हमारे समाज, हमारे राष्ट्र में इन लोगों ने हमारे देश को बनाया है और यदि इन्होंने बनाया है तो इनके मूल्य इतनी जल्दी धूमिल नहीं होंगे। समाज में लोग जो है इनको समझ रहे हैं और समझते हुए लोगों के द्वारा लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये जो राष्ट्रीय पर्व के दिन बनाए गए हैं अपने देश में, तो ये इनके मूल्यों को समझने के लिए दिन बनाए गए। इन्होंने अपने मूल्यों को डेवलप किया है, तब जाकर के चीज़ें हुई हैं, है ना। तो चलिए अब अपनी विषय वस्तु पे आते हैं और एक बार जो है आप